आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई हो सभी भाइयों को। आज ये दिन कुछ ऐसा ना हुआ होता 1935 में ना, 10 जून को, जो हुआ, एक्चुअली घटा। अगर वैसा ना हुआ होता तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा ना होते, शायद पता नहीं कहाँ होते, कौन कहाँ क्या कर रहा होता। किसी और ने ए इज नॉट द वे, मुझे नहीं पता कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बगैर मेरा काम कैसे चलता, क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मुझे एक बंडल ऑफ रिकवरी, एक पैकेज मिला, वो कहीं भी नहीं मिल पाता। और अगर वो सब कुछ पॉसिबल हुआ ए का, इंडिया में, इंडिया के हर प्रांत में, गांव में, दिल्ली में, ऊपर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पंजाब, हर जगह अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस फैला है तो वो इस डेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। यही डेट आगे लेकर के अल्कोहलिक्स अनोनिमस को लेकर के चली। फाउंडेशंस जो है, फाउंडेशन नींव जो है वो रखी गई आज, क्योंकि 10 जून 1935 को हम फाउंडर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया करते हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या है दोस्तों, वो जिस दिन से पहले दिन में आया मुझे पता लग गया। प्रेम्बल हर मीटिंग में पढ़ा जाता है। क्या है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, बना कहाँ से ये जितने भी हम आज फॉलो करते हैं ये चीजें, कि ऐसे करते हैं हम, ऐसे नहीं करते, इस संस्था में ऐसे होता है और ऐसा नहीं होता है, ये कहाँ से आया? ये सब दोस्तों सबसे पहले संस्था बनी, और इस फिर उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, ग्रो, मेंटेन, डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें हम आज प्रेम्बल के रूप में, अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या है उसके रूप में हम देखते हैं। शुरुआत हुई कहां से दोस्तों? तो शुरुआत के लिए अगर हम देखा जाए तो सबसे अहम जो है हिस्सा है वो है बिल डब्ल्यू साहब, जिनकी स्टोरी बिग बुक में चैप्टर 1 के रूप में हम लोग पढ़ा करते हैं। बिल विलियम ग्रिफिथ विल्सन इनका पूरा नाम था। और इनकी जो शुरुआत हुई थी, ये पैदा हुए 1895 में। इनकी दादी जो है वो अकेली एक विलेज होटल चलाया करती थी, वहां पर वर्मोंट में इनका जन्म हुआ, ईस्ट डॉर्सेट में। इनका होटल था पुश्तैनी विलेज होटल। वहां पर अकेली इनकी दादी, दादाजी इनके थे नहीं। और वहां पर ये इनका जन्म हुआ। एक्चुअली अब बिल डब्ल्यू साहब जब धीरे धीरे बड़े हुए ना, तो सबसे पहले इनके जीवन में एक शौक था। सबसे पहले इनको अगर कोई डिप्रेशन में जाने की वजह थी तो वो थी इनकी माँ और इनके पिता का अलग होना, उनका डिवोर्स होना। एमिली, शी हैड सम अदर प्लान्स, जो है उनको डॉक्टर बनने का ख्याल हुआ बाद में। और इवन की जो बिल के फादर साहब थे, गिलमैन बैरोज विल्सन, वो अल्कोहलिज्म, अल्कोहल रिलेटेड कुछ समस्याएं थी जिस वजह से एमिली ने भी अलग होने का सोचा और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। इवन वो इतना, फैमिली वाइज वो बहुत अच्छा रहना चाहती थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी पोयम भी लिखी थी प्रेगनेंसी पर। बहुत शौक था उनको फैमिली का, लेकिन वो शराब और शराबीपन दोस्तों खा जाता है जीवन को ना, हमारे सब शौक सब निकल जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस चीज का धक्का अगर किसी को लगा था तो वो था हमारे बिल डब्ल्यू साहब को, विलियम ग्रिफिथ विल्सन साहब को। क्योंकि इनके पापा जो थे वो पेशे से स्टोन क्रशर थे, और वो अपना स्टोन की जो खानें होती हैं वहां पर चले गए काम करने के लिए। और इनकी मदर अलग होकर के डिवोर्स के बाद ये चली गई थी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, एक और बात जो पास इट ऑन पेज 13 पर बहुत अच्छे से लिखी हुई है, जो हमारे ये बैरोज विल्सन, गिलमैन बैरोज विल्सन जो थे, ये एक बहुत ही अच्छे कहानीकार थे। एक्सीलेंट स्टोरी टेलर ही इज वो। और वो कहानीकार, आप देखेंगे कि बिल डब्ल्यू साहब की जो बिग बुक है,
ट्वेल्व एंड ट्वेल्व है, एज विल सीज इट है, इन सब की जो भी जहां से भी इनका एक्सर्प्ट्स लिए हुए हैं, जहां से भी कहानियां ली हुई हैं, वहां पर आप देखेंगे कि वो कहानीकार इन्होंने टाइटैनिक शिप, एक जहाज, बड़े जहाज से कंपेयर किया अपनी हमारी फेलोशिप को। इन्होंने, जब हम चौथे कदम की इन्वेंटरी लिखते हैं, तो उसको इन्होंने किसी बिजनेस के साथ, स्टॉक इन ट्रेड के साथ कंपेयर किया। इन्होंने शराबीपन को दो तीन चीजों के साथ कंपेयर किया, जे वॉकिंग फॉर एग्जाम्पल। इन्होंने कैंसर के साथ कंपेयर किया, जिससे कि वो कहानी ऐसी ऐसी बुनती गई जिससे आपको और मुझे समझने में बहुत इजी रहा दोस्तों। तो उसके बाद अगला झटका इनको लगा स्कूल में, ये आ गए थे। अच्छा, इनको इनके दादी जी थी केवल, और माता पिता अलग हो गए थे, तो इनको पाला किसने? इनको पाला था इनके नाना जी ने, जिनका नाम था गार्डनर फेट ग्रिफिथ। और दोस्तों, विलियम ग्रिफिथ विल्सन इनका जो पूरा नाम था, उसमें ग्रिफिथ इन्होंने इन्हीं से लिया। ये जो है लाइक अ सेकंड फादर टू बिल, बिल डब्ल्यू के पापा ही माने जाएंगे, क्योंकि पालने वाला जो है वो देखा जाता है दोस्तों, वो तो दोनों माता पिता अलग होकर के चले गए थे और पाला सिर्फ इन्होंने ही था। सारी केयर टेकिंग, बहुत अच्छे से ख्याल देखना, सब कुछ करना। और ये एक बूमरैंग की फोटो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोस्तों बूमरैंग वही बूमरैंग है जो बिल डब्ल्यू साहब ने खुद बनाया था। इन्होंने अपने नाना जी से कहा, उस समय बूमरैंग चला चला था, निकला आया ही आया था मार्केट में, और इनको बहुत शौक था। बिल डब्ल्यू ने मांगा अपने नाना जी ने, उन्होंने लेकर के नहीं दिया इनको। और फिर इन्होंने जो है लकड़ी आरिया लेके और घिसते रहे, लग गए, और बूमरैंग, सेम टू सेम बूमरैंग इन्होंने बना डाला था दोस्तों। और स्कूल में, बिल डब्ल्यू साहब की स्कूल की बात करें तो अपने टीम के ऑर्केस्ट्रा हेड थे, बेसबॉल प्लेयर कैप्टन थे, और सबकी हर चीज में आगे रहते थे। जैसे कि हम बिल स्टोरी में पढ़ते हैं, वुड प्रूव टू द वर्ल्ड कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। और एक और बड़ा झटका आ रहा है दोस्तों, इनकी जो फ्रेंड है, इनकी गर्लफ्रेंड है बर्था, बर्था बैम्फर्ड, जो फोटो में अभी अभी आपने देखी, और ये एक क्लियर फोटो और आ गई है, बिल डब्ल्यू साहब उन्हीं के साथ खड़े हैं, और ये इनकी गर्लफ्रेंड। ये अकस्मात मृत्यु हुई, इनको कोई बीमारी हो गई थी, और ये जल्दी ही इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। ये इसकी वजह से इनको एक सबसे बड़ा दूसरा झटका लगा था, क्योंकि स्कूल में आने के बाद अगर ये किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट थे आफ्टर हिज फादर एंड मदर, तो वो थी ये इनकी गर्लफ्रेंड। दोबारा डिप्रेशन, दोबारा वही शॉक, दोबारा वही इश्यूज जो इनको पहले हुए थे जब इनके माता पिता अलग हुए थे। तो उसके बाद दोस्तों स्कूल धीरे धीरे खत्म हुआ, और अमेरिका को जरूरत पड़ी बिल डब्ल्यू साहब की, और ऐसे कई नौजवानों की जरूरत पड़ी थी अमेरिका को। वर्ल्ड वॉर में देखा नहीं जाता था, जो जवान होता था उन्हीं को सबको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दे करके पोस्ट कर दिया जाता था युद्ध के लिए। और ये एक वेटरन बन गए, अपनी ही नजरों में ये वेटरन बन गए। उतने थे या नहीं थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई खास लड़ाइयां हुई नहीं थी जहां जहां पोस्टिंग हुई थी, लेकिन अनुभवी थे। वेटरन इन्होंने अपने आप को इमेजिन कर लिया था, और उस वेटरन होने की वजह से अमेरिका में इज्जत भी बहुत मिली। और इनको ही नहीं, बहुत से ऐसे इन्हीं के उम्र वाले जो सोल्जियर्स बने थे, जो आर्मी में भर्ती हुए थे और वर्ल्ड वॉर में ड्यूटी लगी थी, उस वजह से इनको पार्टीज दी जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह यूरोप गए थे जब ये, तो एक जहाज की बुकिंग की गई थी, और दो लेडीज थी, विडो लेडीज थी दो, जो कि ऐसे वेटरन सोल्जर्स को, आर्मी वालों को बहुत ज्यादा पार्टीज देती थी, और उन्होंने पार्टीज थ्रो करी और इन लोगों को बुलाया, जिससे बिल की कहानी शुरू होती है। पहले ही पैराग्राफ में वहां पर वो जिक्र करते हैं, उन्होंने उसी पार्टी में दोस्तों सबसे पहले बटलर देखा था। कभी सोसाइटी में इतना हो हल्ला हंगामा, इस तरह का बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट देखा था, तो वो वहीं देखा था उन्होंने। और वो कॉकटेल, वो ब्रोंक्स,
कॉकटेल जो है वो उन्होंने वहीं देखी थी। उस उसको देख करके उनको वो अट्रैक्शन, वो जो है ना एक्सिलरेटिंग था, वो जैज, वो सब कुछ उनको जो दिखा वो सब कुछ वहां पर नया था। और उसके बाद जो है उनका पीने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था, जो इन्होंने बिल की कहानी पेज नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले। और उसी जहाज पर दोस्तों उन्होंने जिक्र किया, वो अकेले भी हो गए थे उसके बाद भी उन्होंने पी। उसके बाद दोस्तों इनकी शादी हुई। लुइस विल्सन आ गई इनकी जिंदगी में 24 जनवरी 1918। और आफ्टर दैट दोस्तों, वॉर के बाद जो है बिल और लुइस जो है लुइस के पिता के घर चले गए थे। जहां ये क्यों गए थे, क्योंकि इनका अपना घर, इनका अपना अपार्टमेंट, जो इतना बढ़िया अपार्टमेंट था, वो सब बिक गए थे जब इनको। दोस्तों मैं फटाफट बता देता हूँ। जब फॉरेन वॉर्स के बाद ये घर आए तो इन्होंने देखा कि भाई अब तो मैं लॉ भी पढ़ सकता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता हूँ, मैं बिजनेस भी पढ़ सकता हूँ। इन्होंने तीनों पढ़े। इनके प्लान्स कब बनते गए, कब बिगड़ते गए, लेकिन इन्होंने एक नौकरी की थी इन्वेस्टिगेटर के तौर पर, एक कंपनी में श्योरिटी देने की। जो गारंटर कंपनीज होती हैं उसमें इन्वेस्टिगेटर के रूप में कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन करते थे ये। वो धीरे धीरे इनको शेयर मार्केट की तरफ ले गया। शेयर मार्केट की तरफ क्या हुआ, इनको मजा आने लगा। शेयर मार्केट का चस्का दोस्तों अपना ही होता है। जब दिखते हैं कि आते करोड़ों में है लेकिन जाते अरबों में है कई बारी। और वो सारी चीजें जो है इनको बूम दे रही थी अंदर से, और इनको जो है मजा आ गया। और ये घुस गए किसी तरह लग लगा के। इन्होंने लुइस के साथ पूरा जो है अ, पूरा इतनी मतलब जगहें घूमी। इस जय वीरू वाली मोटरसाइकिल पर ये लोग बैठे, अपना तंबू, टेंट, सामान, अपना बिस्तरा, बोरिया सब लेकर के ये बैठ गए और अलग अलग कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन करने लगे और वहां से खबरें लेकर के आए। बड़े चालाक थे ये। फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर घुस जाते थे, वो घुसने देते नहीं थे। फिर ये उसके बगल वाले फार्म हाउस पे काम करने लगे, एक अंकल आंटी के पास रहने लगे और वहां से टाप टाप करके कूद करके देखते थे। और शाम के समय जब इनका लेबर बाहर निकलती थी, स्टाफ मैनेजर्स बाहर निकलते थे, तो उनके साथ बैठ करके दारू पीते थे और उनकी खबरें निकलवाते थे। इनको पता लगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीफोन बना रहा है। इन्होंने वापस आकर के जो है उसके शेयर के बारे में सब लोगों को बताया, और सच में वो 20 गुना हो गया शेयर, 10 गुना हो गया शेयर। इस तरीके से ये शेयर मार्केट की जान बन गए। लेकिन 1929 आया दोस्तों और सब कुछ खत्म हो गया। 1929, 1929 में जो है अमेरिका में डिप्रेशन आया था मार्केट में, शेयर मार्केट में। वो सिर्फ बिल्डब्ल्यू के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए आया था। और जिस वजह से ये सड़क पर आ गए थे, इनका सारा पैसा सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और एक ये तस्वीर आप देखेंगे गोल्फ प्ले की, जो वॉल्टर हेगन, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी था उस समय का, उसको भी हमारे बिल्डब्ल्यू साहब ने पीछे कर दिया था। गोल्फ ही एक ऐसा प्ले था जिसमें ये पी सकते थे। अब ये धीरे धीरे पी भी बहुत रहे थे, पैसा भी बहुत आ रहा था, लेकिन अब घर में लड़ाइयां भी बढ़ रही थी पीने की वजह से। और 1929 के आते आते अब पीना एक नेसेसिटी बन गया था इनका। और अब पैसा भी नहीं बचा, शेयर मार्केट में इज्जत भी नहीं बची थी दोस्तों। अब 1929 के बाद 1930, 31, 32, 33 ये पीते रहे और पीते रहे, और कुछ काम नहीं था। 1934 को आर्मिस्टिस डे था, तब भी इन्होंने दोबारा पी थी। और इस बीच इनका 3 बार इनका हॉस्पिटल में एडमिशन किया गया। डॉक्टर सिल्कवर्थ से मिले ये। पहली बारी इनके जीजा और इनकी माँ ने खर्चा उठाया, दूसरी बारी भी इनके जीजा और इनकी माँ ने खर्चा उठाया। और दूसरी बारी उठाने के बाद इन्होंने मना कर दिया कि अब हम कोई खर्चा नहीं उठाएंगे। तीसरी बार जब ये गए तब भगवान जाने किसने कैसे क्या खर्चा उठाया होगा, क्योंकि लुइस भागी भागी पीछे गई थी कि भाई अब हम नहीं कर सकते। जब इन्होंने आर्मिस्टिस डे के बाद दोबारा पी, और 11 नवंबर 1934 का दिन था जब इन्होंने दोबारा पी, तो उसके बाद 11 दिसंबर 1934 को ये जो है लास्ट बार अ, उसमें हॉस्पिटल में भर्ती हुए। लुइस के पास पैसा क्यों नहीं था? लुइस के पास पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपना घर का ही काम बहुत मुश्किल से चलाया करती थी। और वो एक ब्रुकलिन डिपार्टमेंटल स्टोर न्यूयॉर्क में काम की किया करती थी, जहां पर महज इनको कोई बहुत खास तनख्वाह मिलती नहीं थी।
मेरे ख्याल से 10-12 डॉलर मिलते थे इनको, और 1% कमीशन मिलती थी। और जहां बिल डब्ल्यू को आखिरी नौकरी मिली थी, बहुत अच्छी नौकरी दिलवाई थी, और $100 महीने की तनख्वाह मिली थी, फिर भी वो किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, टैक्सी ड्राइवर से लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने वो नौकरी से निकाल दिया गया या उन्होंने छोड़ दी। दोस्तों, डॉक्टर सिल्कवर्थ, ये बीच में एक स्लाइड है हमारे पास। पहले हम डॉक्टर सिल्कवर्थ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 बार अब एडमिट हुए थे आर्मिस्टिस डे तक, 1934 तक। डॉक्टर विलियम डंकन सिल्कवर्थ, सन 1900 में इनको अपनी डिग्री मिली थी। न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन अल्कोहलिज्म में, एडिक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। हमारी टू फोल्ड इलनेस आज तक कोई नहीं दे पाया जो इन्होंने दिया। हाँ, बहुत लोग थे जो अल्कोहलिज्म के बारे में बताते थे, डॉक्टर बेंजामिन रश, डॉक्टर थ्रॉटल इंग्लैंड से, और रिचर्ड पी बॉडी ने भी अल्कोहलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से बताया। रिचर्ड पी बॉडी की बुक्स से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर थे बिल डब्ल्यू, अल्कोहलिज्म का खुलासा किया उन्होंने। लेकिन जो विलियम डनकन सिल्कवर्थ, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने जो खुलासा किया है इस डिजीज का, जो बेसिकली टू फोल्ड डिजीज है, मेंटल ऑब्सेशन फिजिकल एलर्जी के रूप में आप लोग हम लोग जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें डॉक्टर सिल्कवर्थ ने दिया, और इसको खोल के रखा। साफ साफ इन्होंने बिल स्टोरी में बिल डब्ल्यू को बता दिया कि मेंटली और फिजिकली इल है तू, मेंटल ऑब्सेशन है तेरे साथ, फिजिकल एलर्जी है तेरे साथ। दूसरा, दो चीजें ये बता दी, तीसरी इन्होंने बताई, इमोशनली फुलिश एंड स्पिरिचुअली सेल्फिश। ये चीजें दोस्तों बड़ा मेरे लिए बहुत अच्छी काम आई, और इसकी वजह से मेरा कंधे से बोझ उतरा, और मैंने देखा कि मेरी बीमारी मेरे साथ चल रही है और मैं बीमारी के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने ऑब्जेक्टिवली सोचना शुरू किया। मैंने सिर्फ अपने आप को ही जो कोड़े मारना यहाँ पर कहते हैं, या अपने आप को ही दोष देना बंद कर दिया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बहानेबाजी ले लें उसको। इन्होंने ही चार्ली बी टाउन से रिक्वेस्ट करी कि यार बिग बुक प्रिंटिंग में आप कुछ पैसा दो। चार्ली बी टाउन्स ने हमें अलाउ भी किया। इवन जहां डॉक्टर सिल्कवर्थ काम किया करते थे, चार्ली बी टाउन्स के पास एक साइकेट्रिक वार्ड में हेड थे ये, यहाँ पर चार्ली बी टाउन्स ने अलाउ भी किया कि बिल डब्ल्यू तो ठीक हुए ही हुए यहाँ पर। और बिल डब्ल्यू को जो आइडिया आया था कि मैं और शराबियों से बात करता हूँ, उनकी भी हो सकता है हालत मेरी ही तरह ठीक हो जाए, वो उन्होंने अपना मेडिकल प्रोफेशन दांव पर रख दिया दोस्तों। इन्होंने सिंथेटिक नॉलेज बता दिया कि हमारी इनएडिक्वेट है नॉलेज, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लिटिल इंप्रेशन डाल पाएंगे हम। मॉरल साइकिक चेंज, पावर्स ऑफ गुड मोर देन ह्यूमन पावर, आपको जरूरत है अगर आपको शराबीपन से, शराब से बचना है तो। ज्यादातर डॉक्टर्स डॉक्टर सिल्कवर्थ के अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन इन्होंने बिल डब्ल्यू को डिमोरलाइज नहीं किया। इन्होंने हमेशा यही बोला कि भैया मेडिकल में इलाज नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में इलाज है, पावर्स ऑफ गुड में इलाज है, तू वैसे ही कर। और जब बिल डब्ल्यू को, हालांकि डॉक्टर सिल्कवर्थ को लगा था कि इसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, बेड पर बैठे बैठे उनको, बिल डब्ल्यू को जो उन्होंने डिस्कस किया है अपनी इसी पासेटॉन में, या एक कम्स ऑफ एज में पासेटॉन में किया है कि कैसे उनको ईश्वर के होने का एहसास हुआ। ठंडी हवाएं, वो हवा में चल रहे हैं, सफेद रोशनी, व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस जो उनको हुआ था, उसमें बिल्कुल सही, वो जहां पे उन्होंने बोला नो बिल यू आर नॉट क्रेजी, उन्होंने साफ साफ बोला डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कि भैया तू पागल नहीं है, तेरे अंदर देयर हैज बीन सम बेसिक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इवेंट हियर। कोई ना कोई ऐसा साइकोलॉजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल इवेंट हुआ है। आई हैव रेड अबाउट दीज थिंग्स इन द बुक्स। समटाइम्स स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस डू रिलीज पीपल फ्रॉम अल्कोहलिज्म, क्योंकि मेडिकल एक्सपीरियंस बाहर नहीं निकाल सकता, तो आपको निकालेगा कौन? आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ही बाहर निकालेगा। ड्रिंकिंग हैबिट नहीं है। लुइस को समझाया था इन्होंने बहुत अच्छे से, लुइस जब भागी भागी आई थी 11 दिसंबर 1934 को, क्योंकि लुइस ने कहा कि भैया अभी एडमिट होने जा रहा है डॉक्टर साहब, पैसा किसी के पास नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे पास इलाज कोई करने को नहीं है। ये वो फोर्थ एंड लास्ट हॉस्पिटल एडमिशन है दोस्तों, जहां पर जो है आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिल डब्ल्यू अगर एडमिट हुए थे शराबीपन में और शराब में, तो वो ये टाइम था दोस्तों।
इसके बाद 18 दिसंबर 1934 जब ये बाहर निकले थे, वो 11 दिसंबर आखिरी दिन था जिस दिन वो 2 बियर लेकर के इस हॉस्पिटल में पहुंचे थे, रजिस्ट्रेशन हुआ था। 18 दिसंबर को वो वहां से निकले थे और उसके बाद उन्होंने शराब नहीं पी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ की हमने बात की, जिनकी वजह से बिल डब्ल्यू को बीमारी के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में पता लगा, और जैसे ही उनको बीमारी का पता लगा दोस्तों, वैसे ही धीरे धीरे वाइट लाइट एक्सपीरियंस के बाद उनके मन में एक विचार आया। वो विचार आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नींव बन गया है, बेस बन गया है आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब चलते हैं डॉक्टर कार्ल गुस्ताव यंग, स्विट्जरलैंड के साइकेट्रिस्ट, बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट। और कार्ल यूंग के बारे में आपको बताऊं तो इनके गुरु जो थे डॉक्टर फ्रॉइड, और इन्हीं का जो चेला भाई था वो था डॉक्टर एडलर। ये तीसरे नंबर के डॉक्टर कार्ल यूंग आते थे सबसे बेस्टेस्ट साइकेट्रिस्ट में। और जो है एक अमेरिकन बिजनेसमैन रोलैंड हैजर्ड, वो चाहते थे कि जो है किसी तरह वो शराबीपन से ठीक हो जाए। डॉक्टर फ्रॉइड ने मना कर दिया, टाइम नहीं है। डॉक्टर एडलर ने मना कर दिया, टाइम नहीं है। थैंक गॉड डॉक्टर यूंग के पास गए। डॉक्टर यूंग ने एक एक साल तक इनको रखा। ये ठीक नहीं हो रहे थे, बार बार पी रहे थे। डॉक्टर यूंग के पास फिर निराश गए वापस कि मैं क्यों पी रहा हूँ। डॉक्टर यूंग ने बोला कि भैया, आपके अंदर मैं जो जो इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल एडजस्टमेंट्स, इमोशनल रीअरेंजमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट्स, मैं आपके विचारों को बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो आप गॉन केस हो, और आप छोड़ दो, आप कुछ नहीं हो सकता आपका। इन्होंने बोला नहीं डॉक्टर साहब, कोई जरिया निकालो, कुछ निकालो, कुछ निकालो। और इन्होंने बोला कि भैया आपको अपना मानसिक परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको अपने आइडियाज, इमोशंस, एटीट्यूड्स में बदलाव लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कैसे कर सकता हूँ। इन्होंने बोला स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, आप स्पिरिचुअल अवेकन हो, स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस लो। तो धीरे 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 इन्होंने, डॉक्टर, मेरे ख्याल से डॉक्टर कार्ल युंग ने या रोलैंड हेजर ने ढूंढा। वहां पर न्यूयॉर्क में एक संस्था तैयार थी दोस्तों, जिस संस्था का नाम था ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जो कि कैलवरी चर्च न्यूयॉर्क में फादर सैमुअल शूमैकर चला रहे थे उस समय। और थोड़ी सी हिस्ट्री और बता देता हूँ कि सैमुअल शूमैकर चाइना गए थे किसी काम से। चाइना में वहां पर वो डॉक्टर फ्रैंक बुचमैन से मिले। डॉक्टर फ्रैंक बुचमैन ही थे वो शख्सियत जिन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप की नींव रखी थी। और वो उन्होंने क्यों रखी थी? क्योंकि वो भी अंदरूनी इमोशनल टर्मोइल से, अपने सेंटिमेंटल इश्यूज से बहुत ज्यादा पीड़ित थे। और उन्होंने देखा कि मैं चर्च का पादरी, बहुत अच्छा सेंट होते हुए भी गिरता हूं, तो मेरे साथ पता नहीं कितने लोग हैं जिनको इमोशनली डिस्टरबेंसेस होती होंगी। और इन्होंने एक ऐसी संस्था बना डाली, और वहां से सैमुअल शूमाकर इतने इंस्पायर हुए इनसे, जो वो सेम कंसेप्ट न्यूयॉर्क में लाए, और सेम कंसेप्ट इन्होंने उन्हीं की एक ब्रांच यहाँ पर स्टार्ट की, जिस ब्रांच में रोलैंड हैजर्ड ने हिस्सा लिया। क्योंकि अमेरिका में वहीं रहते थे रोलैंड हैजर्ड, और वहां के 6 कदम उन्होंने जो है पूरे पूरे एक्सेप्ट करे। इन्होंने वहां के ऑक्सफोर्ड ग्रुप के 4 एब्सोल्यूट्स जो है पूरे पूरे एक्सेप्ट करने की कोशिश की। उनके 4 एब्सोल्यूट्स होते थे दोस्तों: एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्योरिटी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस, एब्सोल्यूट लव। अब ये रोलैंड हैजर्ड धीरे धीरे इन्हीं के 6 कदमों में छठा होता था: वर्किंग विद अदर्स, हेल्पिंग अदर्स। और वो हेल्पिंग अदर्स कैसे की इन्होंने? सिब्रा ग्रेव्स आगे मैसेज दिया, सिब्रा ग्रेव्स भी शराब से दूर हुए। और उसके बाद इन्होंने, रोलैंड हैजर्ड और सिब्रा ग्रेव्स कोर्ट में घूम रहे थे। और उस कोर्ट में वहां पर उनको अपना प्रोस्पेक्ट मिला, जो कि था एबी थैचर। इसको सिब्रा ग्रेव्स की वजह से, कॉर्नेल शेप की वजह से, और रोलैंड हैजर्ड, ये तीनों ही ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मेंबर्स थे। इन तीनों ने क्या किया? एबी थैचर को बाहर निकाला, कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि आप इसको सजा ना दो। इसकी भी एक लंबी कहानी है कि ये कैसे एडमिट हुए थे, क्या हुआ था। इंटरेस्टिंग भी है आई सपोज। तो वो जैसे ही किसी तरह इनको जो है कोर्ट से बाहर निकाला और इनको ऑक्सफोर्ड ग्रुप ले गए। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में वही 6 कदम। और अब हमारे एबी थैचर साहब भी शराब से दूर हो गए। और वो एबी थैचर दोस्तों, पीछे जो है, जब हमने बिल डब्ल्यू साहब की फोटो देखी थी स्कूल की, उसमें हमने एक चीज मिस कर दी, जो कि सुमेश भैया ने बहुत अच्छे से लगाई तो थी और उसमें मेंशन भी किया था, जो कि था एबी थैचर।
उनका बचपन का दोस्त अब शराब से दूर हो चुका था। इन्होंने बहुत शराब साथ में पी, इन्होंने एरोप्लेन, दोनों दोनों अमीर आदमी थे ये दोनों। बिल डब्ल्यू बहुत अमीर हो गया था बाद में, लेकिन एबी थैचर शुरू से ही अमीर था, पुश्तैनी अमीर था। इन्होंने एरोप्लेन में जा जा के बैठ बैठ करके इन्होंने शराबी पी थी। और यहाँ अब वो दोस्ती रंग लाने वाली थी दोस्तों। अब एबी थैचर को भी अपना छठा कदम, हेल्पिंग विद अदर, वर्किंग विद अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, पूरा करना था। और वो वहां इनके ब्रुकलिन हाउस की रसोई में जब पहुंचा, मिला और उनको मैसेज दिया, और बिल डब्ल्यू इन्हीं की वजह से ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आना शुरू हुए। लेकिन भगवान नहीं मानते थे, इनके नाना जी भी भगवान को नहीं मानते थे। शुरुआत से ही इनको लगता था कि भैया मैं किसी एक आदमी में, किसी एक शख्सियत में भगवान को क्यों ढूंढूं। तो एबी थैचर ने आउट ऑफ इरिटेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने बोला तू अपने समझ का ईश्वर देख ले, तू बना ले, जैसा तुझे ईश्वर बनाना है वैसा तुझे बना ले। और बिल डब्ल्यू का बरसों पुराने जो प्रेजुडिस थी, फिक्स्ड आइडियाज थे, वो सब टूटे। और अब बिल डब्ल्यू भी रिकवरी में आ गए दोस्तों। ये हॉस्पिटल उसके बाद अब अगर हम आगे चलें तो बिल डब्ल्यू अब ठीक शराब से दूर हुए। शराब से दूर होने के बाद अब ये लग गए, पीछे पड़ गए दोस्तों, कि लाओ तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराता हूँ, तुम्हें शराब से दूर कराता हूँ, तुम तो जी ही नहीं रहे। मेरा मेरे मेरे को देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। और ये वो कैलवरी चर्च, फादर सैमुअल शूमाकर, जिसकी वजह से, जिस चर्च में ऑक्सफोर्ड ग्रुप चलाया जाता था, जिसमें महीना लगा महीना लगा 24 नवंबर 1934 को एबी थैचर साहब आए थे। और 11 दिसंबर तक बिल डब्ल्यू साहब ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी जा रहे थे, पी भी रहे थे, और बहसें भी कर रहे थे इनके साथ भगवान के बारे में कि मैं ऐसे क्यों मानूं आपके, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो है फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियनिटी ग्रुप था एक तरह से। वो क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा फॉलो करता था, और वो भी बेसिक वाली पुरानी वाली क्रिश्चियनिटी। तो उसमें चीजें बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती थी कई बारी। वो फिर बिल डब्ल्यू साहब ने धीरे धीरे अपना कंसेप्शन के साथ लगाया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को नहीं लगाया। तो दोस्तों उसके बाद ये लग गए, पीछे पड़ गए। अब ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, नया प्रोस्पेक्ट मिल जाए, मैं बात करूं शराबी से, या फिर ये बार क्लब्स डिस्कोज थेक्स में घूम रहे हैं, आओ तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराता हूँ, आओ तुम्हें शराब से दूर कराता हूँ। 6 महीने हो गए दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। मई आ गया, मई 1935। लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास गए, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला कि यार तू तो ठीक है, तू तो शराब से दूर है। लुइस लुइस को बोले कि यार कोई मेरे पास नहीं आ रहा, कोई शराब से दूर नहीं होना चाह रहा। लुइस ने बोला तू तो ठीक है शराब से, थैंक गॉड कि तू तो नहीं पी रहा है, तूने तो नहीं वो खलेरे पाए हैं ना जो तू पहले कर रहा था। लेकिन अब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोल दिया था कि भैया अगर ये टीचिंग प्रीचिंग करनी है, अगर ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें करनी है, तो भूल जा कोई आएगा। तू सिर्फ अपना एक्सपीरियंस दे, किस चीज में परफेक्ट है तू, पेन कैसे मिली, सफरिंग कैसे मिली, और अब रिकवरी कैसे मिली। तू सिर्फ वही बात कर, और कोई बात मत कर बेल तू किसी से भी। वही शुरू की इन्होंने। और क्या हुआ, मई में ये गए, एक इनको बिजनेस मिला बहुत अच्छा तरीके का। वहां इनको एक्रन जाना था, और उस एक्रॉन में जाने की वजह से होटल मेफ्लावर में कोई मीटिंग थी, इनको हेल्प करानी थी, लेकिन वो ये हेल्प नहीं करा पाए, और वो कंपनी वाले इनसे नाराज हो गए, जो कंपनी वाले इनको लेकर के आए थे। कंपनी वाले चुपचाप भाग गए, इनके पास कुछ भी नहीं था, 10 सेंट्स थे सिर्फ जेब में, और होटल का किराया, खाने पीने का किराया, वापस घर जाने का किराया ट्रेन का, वो सब कुछ भी नहीं था इनके पास। ये उस लॉबी में हताश निराश खड़े थे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो इन्होंने, क्या हुआ, इनका दिमाग किया कि 10 सेंट की 10 बियर आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों अब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फायदा, दिक्कत जो होती है ना, जो हताश निराश होता है शराबी, वो पीने के बाद नहीं होता, वो पीने से पहले ही। कॉल बिफोर, नॉट आफ्टर। पीने के बाद नहीं कॉल करते, पीने से पहले। अब वो उनके अंदर जो पैल्पिटेशंस थी, प्रॉब्लम जो है वो पीने के बाद जो मारते थे ना, बार बार पे मारते थे कि यार मैंने कैसे पी ली, अब वो पहले ही होने लगी वो प्रॉब्लम इनको। और इन्होंने देखा कि यार पी लूंगा तो क्या होगा, मैं पीना नहीं चाहता हूँ। फटाफट इन्होंने फोन उठाया दोस्तों। ये फोन जो आप देख रहे हैं, ये फोन डायरेक्टरी के साथ इन्होंने जो है सारे वहां के फादर्स के नंबर मिलाए, वहां के पादरियों के नंबर मिलाए, और पूछा कि क्या कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। उन
डायरेक्टरी में से एक रेवरेंड वॉल्टर ट्रंक, एक फादर का नंबर मिला, एक प्रीस्ट का नंबर मिला। और उन्होंने जो है कुछ नंबर्स दिए जिस नंबर में बाकी सारे जो है नंबर ठीक नहीं रहे, लेकिन हेनरीटा साइबरलिंग, ये दोस्तों बात मैं आपको बता रहा हूं 12 मई के आसपास की, 11 या 12 मई का दिन रहा होगा, जिस दिन हेनरीटा साइबरलिंक से इन्होंने कॉल किया, जिसका नंबर इनको फादर वॉल्टर टंग की वजह से मिला। और हेनरीटा साइबरलिंक ने बोला कि हाँ, एक शराबी है, एक शराबी है। वो शराबी कौन है? इन्हीं की फ्रेंड एनी स्मिथ का हस्बैंड, डॉक्टर बॉब। 12 मई 1935 को संडे के दिन हेनरीटा साइबरलिंक के घर, जहां पर इन्होंने अरेंज की मीटिंग। ये हेनरीटा साइबरलिंक से इतना इंस्पायर हो गए थे बिल डब्ल्यू, क्योंकि वो आज भी अपने मरते दम तक ये बोलते थे कि अगर हेनरीटा साइबरलिंक ना होती तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बनता ही नहीं, क्योंकि एक यही थी वो कड़ी जिन्होंने इनको एक और शराबी से मिलवाया, और वो शराबी भी शराब से दूर हुआ और बन गया हमारा अल्कोहलिक नंबर 2, जिस वजह से हम फाउंडर्स डे मनाते हैं। हम कहते हैं कि एक दो मतलब 2 या 3 शराबी जहां भी इकट्ठे हो जाते हैं वो अपने आप को एक ग्रुप कह सकते हैं। तो वहां पहला दिन ऐसा कोई पड़ा था दोस्तों, जिस दिन शराबी 1 से 2 हो गए थे, और वो 2 शराबी शराब से दूर भी हुए। और जैसे ही वो शराब से दूर हुए तो वो अपने आप को ए बोल सकते थे, और ए बन गया। ये वो जगह थी जहां पर हेनरिटा साइबरलिंग अपने घर में डॉक्टर बॉब और बिल को मीटिंग फिक्स कराई। सबसे पहले दिन वो मदर्स डे का दिन था दोस्तों, जो संडे का, मई का जो संडे माना जाता है वो मदर्स डे माना जाता है। हेनरिटा साइबरलिंक का घर साइबरलिंक एस्टेट एक्रन में। और हेनरिटा साइबरलिंक को जैसे ही इन्होंने फोन किया था कि मैं ऐसे ऐसे होटल में आया हूँ, उस होटल के में हेनरिटा साइबरलिंक फटाफट पहुंची, इनके खर्चे दिए। और बिल डब्ल्यू जो 2 हफ्ते रुके थे, वो थे पोर्टेज कंट्री क्लब, डॉक्टर बॉब के साथ रहने लगे 2 हफ्ते के बाद। लेकिन पहले वो 2 हफ्ते तक कंट्री क्लब में ये हेनरिटा साइबरलिंक ने ही अरेंज किया था, इन्होंने ही अरेंज करके रखा था। उसके बाद जब हेनरिटा साइबरलिंक के घर ये मिले, मिलना 15 मिनट के लिए था, मिले, फिर ये बात हुई, इनकी 5 घंटे लगे रहे ये आपस में। और उसके बाद ये शिफ्ट हो गए 855 आर्डमोर एवेन्यू एक्रन में, जहां पर डॉक्टर बॉब और एनी रहते थे। अब हालांकि दोस्तों, अगली जो स्लाइड है इसमें हम देखें कि एक्रोन से न्यूयॉर्क का रास्ता जो है 750 किलोमीटर है। 750 किलोमीटर का मतलब एक छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों, बहुत ही। लेकिन बिल डब्ल्यू साहब इनके घर पर 3 से 4 महीने रुके रहे। उसके बाद वापस गए वो न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में वापस फिर इन्होंने फेलोशिप के बारे में सोचा। पहले इन्होंने डॉक्टर बॉब या एक्रोन के बारे में यहाँ पर ध्यान दिया। और यहाँ ध्यान देने की वजह से हुआ क्या? डॉक्टर बॉब फिसले, 2 3 बार फिसले। 12 मई से लेकर के इनको बीच में एक जो है उसमें भी जाना पड़ा। अब इनकी कन्वेंशन थी, डॉक्टर्स की अपनी एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में भी इनको जाना पड़ा। वहां ये गए, और वहां इन्होंने जाते ही पीनी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद ये वापस आए, बिल डब्ल्यू इनके साथ रहे, ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाते रहे ये। ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाने की वजह से ये ठीक हुए, और 10 जून जब ये वहां से लाए गए, पीने की हालत में थे, जिस कन्वेंशन, जिस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर ये जब आए, वहां से अटलांटिक सिटी ये लोग गए थे, वहां पर इनकी एक कॉन्फ्रेंस थी। अब इनको वहां से पता चला कि ये वहां किसी स्टेशन पर लेटे हुए हैं, किसी नर्स ने इनको पहचान लिया कि ये तो डॉक्टर बॉब हैं। इन्होंने इनकी वाइफ को कॉल किया, और बिल डब्ल्यू और एनी बार बार भागे भागे गए वहां पर, और इनको वापस लेके आए।
और अब ये हिल रहे थे दोस्तों, बहुत ज्यादा हताश निराश थे, क्योंकि इनको हैंगओवर्स और विड्रॉल धीरे धीरे दोनों ही खा रहे थे। अब लेकिन जून 10 तक आ गए हम, और इनको एक समस्या गंभीर पड़ गई। हाथ इनके कांप रहे थे, शराब मांग रहा था वही हाथ, वो शरीर। और इनको एक ऑपरेशन बहुत जरूरी करना था, बहुत जो है पहले से फिक्स्ड था वो ऑपरेशन, जो इनको करना ही करना था। लेकिन अब वो कांपते हुए हाथों को आराम कहाँ से मिलेगा? उस शराब से, उस बियर से मिलेगा जो कि बिल डब्ल्यू ने इनको अलाउ किया। और इन्होंने 10 जून सुबह अपनी आखिरी बियर पी। वो बियर पी करके इन्होंने जो है वो ऑपरेशन किया। वो ऑपरेशन करके वापस जो है बाहर निकले। जब ऑपरेशन थिएटर से, इन्होंने घर पर कॉल किया कि सब कुछ ठीक है, और जो है मैं थोड़ा लेट आऊंगा घर पे, मैं जल्दी टाइम से नहीं आ सकता। और ये इनको काफी समय लगा दोस्तों घर पहुंचने में, और बिल डब्ल्यू को लगा कि अब फिजिकल एलर्जी दोबारा से चालू हो गई है, अब मेंटल ऑब्सेशन नहीं जीने देगा इनको। लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये थी दोस्तों कि 12 मई जब इनकी मुलाकात बिल डब्ल्यू साहब से हुई थी, उसके बाद एक्रोन में ही ये लोग ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग करने लगे। और इवन मैं आपको बता दूं कि हेनरीटा साइबरलिंक्स जो एनी से मिली थी, वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप की वजह से ही मिली थी, क्योंकि एनी भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप आया करती थी एक्रोन के। और हेनरिटा साइबरलिंक्स भी आती थी वहां पर। एक टी हेनरी विलियम्स और क्लैरेंस विलियम्स एक जोड़ा था, वो भी बहुत ज्यादा आतुर थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आने के लिए। और दोनों जोड़े, इन इसका जोड़े का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, वो अंकल आंटी जो थे उन्होंने अपना घर खोल दिया था। किसके लिए? शराबियों के लिए। क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ये इतना इजीली बोल नहीं पाते थे जितना कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप वहां पर फिर ये अकेले में बात कर पाते थे। लेकिन हेनरिटा साइबरलिंग ने बहुत कोशिश की कि डॉक्टर बॉब ठीक हो जाएं, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुए थे जब तक बिल डब्ल्यू नहीं आया था। बिल डब्ल्यू के आने के बाद ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाने लगे। बिल डब्ल्यू वही 6 कदम डॉक्टर बॉब को दे रहे थे जो उनको मिले थे, लेकिन डॉक्टर बॉब जो है रेस्टिट्यूशन नहीं कर रहे थे, अमेंड्स क्षतिपूर्ति नहीं कर रहे थे। आज 10 जून उन्होंने फैसला किया कि मैं बार बार क्यों पी रहा हूं, तो मैं अपना वो कदमों का काम पूरा करूंगा। उन्होंने वो अमेंड्स पूरे किए। रात को 11-12 बजे वो घर पहुंचे, और बिल डब्ल्यू और एनी को लगा ये पी के आएगा, और आते ही उन्होंने बोला, बिल मैंने अपना क्षतिपूर्तियों वाला काम एग्जैक्टली कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों यहाँ इस तरीके से हम 10 जून 1935 में पहुंचते हैं, जो कि हमारा फाउंडर्स डे बन गया, क्योंकि उसी दिन के बाद से ये दोनों पागलों की तरह लग गए। एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में इनको अपना तीसरी शख्सियत मिली, जो कि था बिल डॉर्सन, बिल डी। ये फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ बिल और बॉब इनसे बात करने आए। और इस सिटी हॉस्पिटल में एक नर्स भी थी, मिसेस हॉल, जो कि जिसको डॉक्टर बॉब ने बोला था कि भाई आप जो है कोई प्रोस्पेक्ट बताओ शराबी के। हमारे पास एक स्कीम है, हमारे पास एक बहुत अच्छी तरीका है जिससे कि हम शराब से दूर कर सकते हैं। मिसेस हॉल ने बोला कि पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करो, फिर किसी और पर अप्लाई करना, डॉक्टर साहब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे इनको हैंक पाकर्स मिला। इसकी कहानी जो है डॉक्टर सिल्कवर्थ इसमें है, ट्रेडिशंस की कहानी में भी है छोटी छोटी। हैंक पाकर्स कैसे मिला? 17 नंबर विलियम स्ट्रीट, न्यू जर्सी, हेनरी। हैंक पाकर्स का जो ऑफिस था, अब वो ऑफिस धीरे धीरे हमारा बन गया। रुथ हॉक जो है एए की सेक्रेटरी बन गई। और ये रुथ हॉक दोस्तों जो हैंक पाकर्स की सेक्रेटरी थी, ये अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सारी धीरे धीरे जो भी काम होने लगे, उसके बाद जब हमने बिग बुक लिखने की स्टार्टिंग करी, तब रुथ हॉक ने ही सारी मैन्युस्क्रिप्ट टाइप की थी। जो बिल डब्ल्यू पेन पेपर पर लिख के आते थे, वो सारा ये टाइप करती थी, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट बनाती थी। उसके बाद दोस्तों हम देखें इसमें जो 6 स्टेप्स ऑक्सफोर्ड ग्रुप से मिले हमारे को: एडमिटेड होपलेसनेस, गॉट ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ, गॉट ऑनेस्ट विद अनदर, made amends, helped others without demand, prayed to God as you understand him। ये 6 कदम बिल डब्ल्यू साहब ने
अडॉप्ट किए ऑक्सफोर्ड ग्रुप के। उसके बाद फादर सैमुअल शूमैकर इनके बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल एडवाइजर बने, और जिनकी वजह से ये 6 कदमों को, या फिर इन्होंने बहुत से लोगों की हेल्प ली 12 कदम लिखने में। बहुत से लोग, जिसमें कि रसल साहब हैं, एक फादर सैमुअल शूमैकर तो हैं ही हैं, एक फादर एडवर्ड डाउलिंग की भी बहुत अच्छी हेल्प मिली इनको। रिचर्ड पी बॉडी, बिग बुक में बहुत जिक्र है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। इन सब का मिश्रण जो है मिला करके इन्होंने 12 कदमों में डाला। और धीरे धीरे उस 12 कदमों में, और बिग बुक की मैन्यूस्क्रिप्ट अगर आप देखें जो अगला स्लाइड है, उसमें हर जगह जो हाउ इट वर्क्स हम डेली पढ़ते हैं, उसमें हर जगह इन्होंने यू, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, डायरेक्शंस मस्त, बड़ी रिजिड और बड़ी हार्डली हार्श लैंग्वेज इन्होंने लिखी थी, जो कि बाद में चेंज की गई कि भाई कोई नहीं सुनेगा, जिसको समझाने जाओ वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। अल्कोहलिक का जो डिनायल डिफायंस, जो रेबेलियन बिहेवियर होता है, वो आप जैसा कर रहे हो आप अपने बारे में लिखो। हम लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप देते हैं, वो मेरे लिए अट्रैक्शन बनता है। और वो मैन्यूस्क्रिप्ट काम कर गई दोस्तों। ये सारी कटिंग आप लोग देखेंगे कि यू को काट करके वी कर रखा है, डायरेक्शंस को सजेशंस बना दिया। धीरे धीरे दोस्तों हमारी किताब छपी 1939 में। 1939 का जो स्टेज, 1935 से 39 तक बहुत खास ग्रोथ नहीं हुई थी। जहां 1935 में 2 शराबी हुए थे, 1939 तक 100 शराबी तकरीबन, टू बी प्रिसाइज 70 एल्कोहलिक्स थे, 30 उनकी एलेनॉन्स वगैरह सब थे। धीरे धीरे उसके बाद बॉम्बार्डमेंट हुई। 1939 जो बिग बुक छपी, इस बिग बुक की वजह से हमारा जो है 1940 तक 400 800 मेंबर्स, 1941 तक 2000 मेंबर्स, और 1942 तक 8000 मेंबर्स हो गए थे। इस बीच बहुत सारी घटनाएं हुई, और ये उसके बाद वो घटनाएं थोड़ी थोड़ी मैं जिक्र कर देता हूँ। जो कि हमारे फ्रेंड्स ऑफ ए की वजह से, डॉक्टर कालियुग अगर ना होते हमें सोल्यूशन ना मिलता, ऑक्सफोर्ड ग्रुप ना होता तो हमें मेथड नहीं पता होता, डॉक्टर सिल्कवर्थ ना होते तो दोस्तों हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होती। ये तीनों ही नॉन अल्कोहलिक्स हैं, जिन्होंने अल्कोहलिज्म की फील्ड में कुछ ऐसा कर डाला जो कि इनको खुद नहीं पता था कि ये एक हिस्ट्री बनने वाली है। दोस्तों उसके बाद अगर कोई बात आती है, जिस बिल डब्ल्यू साहब को डॉक्टर सिल्कवर्थ ने तो फोकस किया ही किया था। ये वो सारी किताबें हैं दोस्तों जो धीरे धीरे हम लोगों की छपी है। इनमें से पढ़नी बहुत जरूरी है हमारे लिए, एज विल सीज इट, रिकवरी के लिए बहुत अच्छी है, लिविंग सोबर स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। ये वो सारी हमारी किताबें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ही वजह से बहुत सारे पैम्फलेट्स हैं हमारे, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बेहतर जानना, अलग अलग फील्ड्स में एए का काम क्या है और कैसा है, कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों के साथ रिलेशंस रखने हैं, ये सब हमें इस पैम्फलेट्स में पता लग जाता है। सर्विस कैसे करनी है। इसके बाद दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बाद, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ही धरातल पर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ही तरीके से जो एए फॉलो करता है, वो फॉलो करते करते ऐसी सैकड़ों, मेरे ख्याल से 100 150 संस्थाएं हैं जो कि 70 80 तो मिनिमम है, जो कि ऐसे ही अनोनिमस पर बेस्ड है। और अगर रिहैब्स और वेलनेस सेंटर्स को मिला दिया तो पता नहीं कितनी बन जाएंगी। अनोनिमस तो मेरे ख्याल से 70 80 है। तो ये सेम पैटर्न कितना ज्यादा आक्रामक है, कितना ज्यादा जो है हेल्पिंग है, और कितना ज्यादा प्रभावशाली है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। कि एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस वाली जो जीवन शैली है जो जीने की, वो सिर्फ शराबीपन पे ही काम नहीं करती है। आप जिस भी चीज को डाल दो उसी पे काम करेगी वो चीज। और दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था, फ्रेंड्स ऑफ एए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जिसमें मैं स्टार्ट करता हूँ विलियम जेम्स। जब डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताया इनको कि भाई तुझे जो है हेलुसिनेशन नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल चीजें काम करती हैं, तब एक और चीज थी जो एबी थैचर इनको एक किताब दे करके गया था, वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, जो कि इन्होंने पढ़ी। और विलियम जेम्स की उस किताब को पढ़ने से इनको वैलिडेशन, एक अप्रूवल मिला था कि हाँ, इनको भी वाइट लाइट एक्सपीरियंस जो है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है।
और ये हेल्यूसिनेशन नहीं है, बिल डब्ल्यू को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया जो शराबी को कभी भी नहीं हो सकता है। वो उसमें उस किताब में ग्रेजुअल एक्सपीरियंसेस, सडन एक्सपीरियंसेस सब कुछ लिखे थे, और विलियम जेम्स की ही वजह से बिल डब्ल्यू ने पहला, दूसरा, तीसरा कदम लिखा। जो कि विलियम जेम्स साहब बोलते थे कि भैया कैलामिटी का आना सबसे पहले बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस होना, डिफीट होना बहुत जरूरी है, और तीसरा अपील करना, सरेंडर करना, अपील करना हेल्प के लिए बहुत जरूरी है। ये बिल डब्ल्यू ने तीनों कदम विलियम जेम्स से लिए थे। दोस्तों उसके बाद मैं बात जरूर करना चाहूंगा डॉक्टर एमिली। डॉक्टर एमिली जो थी वो जो है इनकी माँ, इन्होंने 2 बार ही एडमिट कराया इनको, उसके बाद भी हेल्प करती रही। इनके जीजा डॉक्टर लियोनार्डो बी स्ट्रॉन्ग, इन्होंने बहुत फाइनेंशियल हेल्प करी। इन्होंने जो है डिक रिचर्डसन से मिलवाया, डिक रिचर्डसन ने फ्रैंक एमोथ से मिलवाया, और फ्रैंक एमोथ ने मीटिंग कराई किसके साथ? जॉन डी रॉकफेलर के साथ। जॉन डी रॉकफेलर एक ऐसा इंसान दोस्तों, मैं बताऊंगा सेवंथ ट्रेडिशन, या फिर ज्यादातर कई ट्रेडिशंस जो हैं जॉन डी रॉकफेलर की वजह से ही हम लोग आज बना पाए हैं। आउटसाइड हेल्प मना कर दिया था इन्होंने, प्रोफेशनल हेल्प मना कर दी थी इन्होंने, हॉस्पिटल खोलने को मना कर दिया था, आउटसाइड इश्यूज में मत घुसो। इन्होंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया और मास्क लगवाए सबके सामने कि मीडिया आएगी, मीडिया को नहीं बुलाना, मास्क लगवा करके, ताकि लोग आपको पहचान ना पाए। लोग बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे इनको, इनके ही यार दोस्त जिन्होंने इनको बुलाया था, लेकिन इन्होंने सबको बोला कि भैया मैं डरता हूँ, द मनी विल स्पॉइल दिस थिंग, पैसा खराब कर देगा। डायरेक्टली इनको पैसे भी नहीं देने दिए। जो कह रहा था मैं 5,000 3,000 डॉलर दूंगा, उनको बोला कि नहीं, 500 डॉलर से ऊपर आप नहीं दे सकते हो। बिल डब्ल्यू को बहुत बुरा लगा था, बिल डब्ल्यू साहब बहुत नाराज हुए थे कि भाई बुला भी लिया, इतना सब कुछ तामझाम भी फैला दिया, और ऊपर से पैसे कोई दे रहा है तो देने भी नहीं दे रहा। उस समय दोस्तों में बहुत ज्यादा जरूरत थी। इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला हाँ, बुक लिखनी शुरू करो, और इन्होंने डायरेक्टली पैसे भी नहीं दिए। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाई 5,000 डॉलर की, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बॉब और बिल को मिलते थे वीकली। वो डिनर हमारे लिए बहुत काम किया दोस्तों, पैसा तो बहुत ज्यादा देने नहीं दिया। और बुक लिखने के बाद बुक चल नहीं रही थी। $3.5 की किताब बहुत महंगी, उस समय की $3.5 बहुत ज्यादा कॉस्ट किया करते हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो किताब $2.5 में खरीदवाई। जॉन डी रॉकफेलर ने 400 किताबें मेरे ख्याल से खरीदी थी और $1,000 इनको दिए थे। दोस्तों उसके बाद बात करें लुइस एनी, हम लोगों की वाइफ्स, शराबियों की, इनकी दोनों की, डॉक्टर बॉब की वाइफ। आज आज हम देखें तो हमारी वाइफ्स का बहुत अच्छा रोल है हमारी रिकवरी में, और तब इन लोगों के लिए था। और एनी को तो मदर ऑफ ए कहा जाता था, क्योंकि जो लव केयर कंसर्न वो रखती थी अल्कोहलिक्स के लिए। लुइस लुइस बेचारी ने अपना पूरा घर खोल दिया, पूरे दिन वो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने जाती थी, और उसके बाद जो है घर घर आकर के सारे शराबियों का जो घर खुला हुआ था ना, उनको सबके वो देखते रहते थे रसोई में, कब ये खाना बनाएगी, कब हमें खाना मिलेगा, वो भूखे बैठे रहते थे इनके लिए। सैमुअल शूमेकर, एडवर्ड डाउलिंग, बिल डब्ल्यू ने अगर ये कदम लिखे हैं 12, और इसमें मोस्टली चौथा पांचवा कदम तो ये सैमुअल शूमेकर की वजह से इन्होंने लिखा। रॉकफेलर, एयर लेरॉय चॉकमैन भी थे, बहुत अच्छी हेल्प करी थी इन्होंने। फल्टन आर्सलर दोस्तों एडिटर थे, और इन्होंने जो है अपने राइटर से, मॉरिस मॉर्टी से, एक अल्कोहलिक्स एंड गॉड का आर्टिकल लिखवाया। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। जैक अलेक्जेंडर का जो पोस्ट था उसमें, हालांकि जैक अलेक्जेंडर खुलासे वाला, तहलका वाला स्पेशलिस्ट था, अंडर कवर राइटर था ये, और अर्नब गोस्वामी की तरह ये जर्नलिस्ट राइटर था, फैक्ट्स के साथ छापता था, लेकिन वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बिलीवर बन गया। बिल डब्ल्यू से इसने बोला कि भैया अगर तू पिक्चर नहीं देगा तो मैं आर्टिकल नहीं लगाऊंगा। उसने बता झटके दिया, लगा लो कहते पांच भैया तू मिनट देख ले, हम नहीं कर सकते हैं। सिस्टर झपकी लगा रहे इग्नेशिया हैं। दोस्तों, हेलो, सिस्टर इग्नेशिया दोस्तों, इन्होंने जो हेल्प करी है अल्कोहलिक्स की, वो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। चाय कॉफी का सिस्टम इन्होंने चालू किया, मेडालियन का सिस्टम इन्होंने चालू किया, और इन्होंने जो हेल्प करी, हॉस्पिटल्स जो खोले इन्होंने, चुपचाप छुप छुप करके इलाज किया करती थी, क्योंकि उस टाइम अल्कोहलिक्स को कोई आगे नहीं रखता था। और आज जो हम टोकन्स मेडालियंस लेते हैं वो सिर्फ इनकी वजह से लेते हैं। और लास्टली मैं खत्म करूंगा दोस्तों इसके बाद, डॉक्टर हैरी एमरसन फॉस्डिक, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर, और
फेवर किया इन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, बिल डब्ल्यू का इंट्रोड्यूस किया। और जो बड़े बड़े लोगों को मौका नहीं मिलता था वहां पर वो उपाधि, वो एनुअल पेपर रीड करने को नहीं मिलता था, वो इनको यहाँ बिल डब्ल्यू को मौका मिला पढ़ने का। 1944 में एएमए की तरफ से और 1949 में मॉन्ट्रियल में एपीए की तरफ से। जस्ट लाइक आप ये समझिए कि डॉक्टर त्रेहान यहाँ मैक्स हॉस्पिटल एम्स के बहुत बड़े एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अगर वो जो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस को रिकॉग्नाइज कर दें या किसी कन्वेंशन में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम ले लें या हम बुला करके कुछ एए की बातें कर लें, वो रिकग्निशन उस तरीके की कितनी बड़ी मिल जाएगी दिल्ली दिल्ली में हमारे को। वैसे ही यहाँ पर बिल डब्ल्यू को वो रिकग्निशन मिली और वहां पर 3 लोगों ने खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। और वो डॉक्टर्स छोटे मोटे डॉक्टर्स नहीं थे दोस्तों। डॉक्टर फॉस्टर कैनेडी, डॉक्टर कर्बी कॉलियर और डॉक्टर हैरी टाइबूट। हैरी टाइबूट के तो नाम बोलबाला इतना था उस समय क्योंकि वो वर्ल्ड के बेस्टेस्ट साइकेट्रिस्ट थे उस समय। लास्कर अवार्ड भी हमें मिला। और लास्टली बस हमारी जो ये सर्विस की मुहिम आगे बढ़ी ना दोस्तों, वो सर्विस की मुहिम बढ़ी थी नन अदर देन द आर्किटेक्ट ऑफ आर सर्विस स्ट्रक्चर। वो आर्किटेक्ट कौन था दोस्तों? वो था बर्नार्ड बेबिंगटन स्मिथ। हमारा ए क्लास ट्रस्टी रहे, हमारे चेयरमैन रहे। हमारा अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12+12+12 का प्रोग्राम कंप्लीट किया है किसी ने, कंसेप्ट में जो साथ दिया है अगर किसी ने, कॉन्फ्रेंस को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अगर स्टार्ट किया किसी ने, तो वो थे बर्नार्ड बी स्मिथ और उनके साथ साथ थे लेनार्डो हॉरिसन। और दोस्तों ये हैं कुछ अर्ली ए मेंबर्स। कई मेंबर्स हैं दोस्तों जो हिस्ट्री रह गए क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। हैंक पाकर्स, अर्नी जी, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो कि आगे रिकवरी नहीं ले पाए। लेकिन बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी थे जिन्होंने मरते दम तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बनाए रखा। बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब का तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्लैरेंस स्नाइडर के साथ बिल डी, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनका हम जितना भी नाम लें, जितना भी हर एरिया में इन्होंने अलग अलग जगह हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को फैलाने में मदद की। और दोस्तों 10 जून 1935 के बाद 1939 तक, 1939 से फिर 55, 55 से 71, अलग अलग टीम्स में अलग अलग हमारी ग्रोथ हुई। अलग अलग तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए और आज हम, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, ये जाने पहचाने बगैर कि कौन सा मुकेश या कौन सा रमेश सुरेश कौन आने वाला है यहाँ पर, ऐसे ही हमें भी हर एक आने वाले अल्कोहलिक, जो बिल डब्ल्यू साहब बोलते हैं, टू द लास्ट सफरिंग अल्कोहलिक, आखिरी सफर करते हुए शराबी तक हमें पहुंचना है और उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू दोस्तों।